हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका एम्बेडिंग को आगे बढ़ाएंगे। एम्बेडिंग तक आपको हो गया था मैंने। एम्बेडिंग में आपके कुछ पॉइंट्स बच गए हैं। थोड़ा मैं आपका रिकैप ले लेता हूँ कल का। देखिए, एम्बेडिंग क्या होता है आपका। एम्बेडिंग में क्या करते हैं आपका, आउटर सपोर्ट देने के लिए टिश्यू को आउटर सपोर्ट की ज़रूरत होती है ताकि वो माइक्रोटोम हम उसको क्या करें, आसानी से काट पाएँ। और जिस पोजीशन में हम उसको काटना चाहते हैं उस पोजीशन में हम उसको क्या करते हैं, काटने की ट्राई करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको आउटर सपोर्ट देना पड़ता है। तो आउटर सपोर्ट देने के लिए हम क्या करते हैं, उसको पैराफिन वैक्स के साथ मिक्स करते हैं। तो पैराफिन वैक्स क्या करते हैं, उसको आउटर सपोर्ट देने का काम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए डिफरेंट कैसेट्स का यूज़ करते हैं। कल मैंने आपको आपका एल शेप ब्लॉक्स बताए थे, जो 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 क्या आपका क्या करते हैं, एल शेप होते हैं और उनके बीच में क्या होता है, ब्लॉक होता है, जहाँ पे हम टिश्यू को पैराफिन वैक्स के साथ एम्बेड करते हैं। एम्बेड करने से क्या होता है कि जो आपका टिश्यू होता है उसका जो सरफेस होता है सरफेस बढ़ जाता है। आप यानी कि आपकी जो लेयर होती है वो चार, अगर और क्या है, आपकी 4 लेयर हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, 2 लेयर में कन्वर्ट हो जाती है। और साथ में जो सबसे मेन पॉइंट इसमें है कि उसका जो क्या होता है, तो उसको एक आउटर स्ट्रेंथ मिलती है। किसकी वजह से, आपका पैराफिन वैक्स की वजह से। तो ये आपका एम्बेडिंग के अंदर आता है। तो देख लीजिए, आपके कुछ पॉइंट्स थे इसमें कास्टिंग के, कि जब आप उसको कास्ट करोगे, यानी कास्ट करने का मतलब अब आप क्या कर रहे हो, उसको कैसेट के अंदर डाल रहे हो पैराफिन वैक्स के साथ। तो उस टाइप आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें आपका यहाँ पे आपको देखनी है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है आपका, पैराफिन should not be allowed to cool around the tissue to be blocked for this. Before introducing the tissue in the mold, it should be kept in heated wax or in cassette placed over thermostatic hot plate. देखिए, आपको क्या नहीं करना है, शुड नॉट बी अलाउड टू कूल अराउंड द टिश्यू। पैराफिन ठंडा नहीं होना चाहिए ज़्यादा। उससे क्या हो जाता है, जो पैराफिन होता है उसका जो होता है टिश्यू के साथ क्या होता है, डिटैचमेंट हो जाता है। अब डिटैचमेंट कैसे होता है, देखिए, टिश्यू को हम क्या करते हैं, सेंटर में रखते हैं आपके पैराफिन वैक्स के, या यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए टिश्यू जो बिल्कुल हमने कहाँ रखा है, आपका सेंटर में रखा है। तो ये सेंटर में जो हम इसको रखते हैं, तो क्या होता है कि अगर हमारा ये जो पैराफिन वैक्स है, जो आपका पैराफिन वैक्स है, ये जो आपको चारों तरफ पैराफिन वैक्स है, ये क्या हो जाता है, अगर ज़्यादा कूल हो गया, तो ज़्यादा कूल होने की वजह से क्या हो जाता है, जो पैराफिन होता है वो क्या हो जाता है, डिटैच हो जाता है। और आपका जो टिश्यू होगा, वो बीच वाला जो टिश्यू होगा वो क्या हो जाएगा, इस जो आपकी ये पैराफिन की लेयर्स है, इससे क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं आपका डिटैचमेंट हो जाता है। जिस वजह से जब हम इसको माइक्रोटोम से काटेंगे, जब स्लाइस कटेंगी, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए हमें इसको ज़्यादा क्या नहीं करना है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। पैराफिन वैक्स का उसके साथ से कॉन्टेक्ट नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि जो सॉलिडिफिकेशन होती है, पैराफिन वैक्स की सॉलिडिफिकेशन अलग टाइप की होती है, और जो आपका क्या होता है टिश्यू होता है वो अलग टाइप से क्या होता है, सॉलिड होता है। तो हमें उसको क्या करना है, ज़्यादा कोल्ड नहीं होने देना है। ज़्यादा कोल्ड हो जाता है तो जो पैराफिन होता है वो बहुत हार्ड हो जाता है, और जो टिश्यू की जो हार्डनेस होती है वो नॉर्मल रहती है, जितनी होती है टिश्यू की हार्डनेस, जिस वजह से उनके बीच का जो क्या होता है, कनेक्शन होता है, वो थोड़ा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आपने बेसिकली ये चीज़ आप क्या कर सकते हो, घर में ट्राई कर सकते हो। अगर आपके पास क्या है, गोंद है आपका, तो गोंद को अगर आप क्या कर दो, किसी चीज़ पे, अगर गोंद के अंदर आप किसी चीज़ को रख दो और गोंद को आप क्या कर दो, सुखाने रख दो, तो गोंद क्या हो जाएगा, बाद में हार्ड हो जाएगा। जो गम होता है वो हार्ड हो जाता है, लेकिन और उसके अंदर की चीज़ क्या हो जाता है, आसानी से निकल जाती है। तो इसीलिए हम पैराफिन वैक्स को या ज़्यादा कोल्ड नहीं करेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारी कैसेट्स होती हैं उनको या तो हम थर्मोस्टेटिक हॉट प्लेट के ऊपर रख देते हैं, या फिर हम उसको क्या करते हैं, आपका जो पैराफिन वैक्स होता है उसको ठंडा नहीं होने देते। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका जो टिश्यू हो वहाँ से अलग नहीं होने चाहिए, और वो अलग क्या होगा,
जब आपको जो पैराफिन वैक्स का जो टेम्परेचर है वो बहुत क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। तो हमें कूल नहीं होने देना है, मेन पॉइंट लिख लीजिएगा इसको साइड से कि आपको कूल क्यों नहीं करना है उसको, ठीक है। ये आप क्या कर सकते हो, जो मैं समझाता हूँ वो आप अलग से लिख सकते हो, मेन आपका क्या है समझना है। उसके बाद देखिए, टू प्रिवेंट एक्सेस ऑफ वैक्स सॉलिडिफिकेशन ऑन द बॉटम ऑफ द ब्लॉक ड्यूरिंग विंटर, प्री वार्म्ड मोल्ड्स में बी यूज्ड। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आप क्या चाहते हो, क्योंकि ज़्यादा सॉलिडिफिकेशन आपके लिए अच्छी नहीं होती, जो मैंने अभी बताया आपको कि अगर ज़्यादा सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा उसका, तो क्या होता है कि ज़्यादा सॉलिडिफिकेशन होने से उसका जो होता है लिंक जो होता है वो अच्छे से बनता नहीं है, किसके साथ, टिश्यू के साथ लिंक नहीं बन पाता है पैराफिन वैक्स के साथ। तो अगर आपको लग रहा है कि विंटर के टाइम पे क्या होता है, पैराफिन वैक्स जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत ठंडा हो जाएगा, जिस वजह से उसका जो लिंक होगा वो टिश्यू के साथ टूट जाएगा और टिश्यू उसके साथ क्या नहीं होगा, तो बाइंड अप नहीं हो पाएगा। तो उसको बाइंड अप रखने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपका मोल्ड होती है, कैसेट्स होती हैं, जो जिनके अंदर जो ब्लॉक, जिसमें ब्लॉक होता है आपका, उसको हम क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, जब वो गर्म हो जाता है तो जो आपका पैराफिन वैक्स होता है और टिश्यू होता है वो आपस में क्या हो जाते हैं, बाइंड अप हो जाते हैं। तो ये बाइंड अप क्या होता है, ये बाइंड अप रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक फिक्स टेम्परेचर रखना पड़ता है। लगभग 20 डिग्री से हम ऊपर का टेम्परेचर रखते हैं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर से भी क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर रखते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, प्री वार्म्ड थोड़ा आपको क्या करना है, मोल्ड होंगे वो गर्म करके रखने हैं। मोल्ड गर्म होंगे तो आपको जो बॉटम पे होगा लेयर बनेगी आपकी किसकी, पैराफिन वैक्स की जो लेयर बनेगी बॉटम पे, ब्लॉक के बॉटम पे, वो क्या होगी, हार्ड नहीं होगी, ज़्यादा हार्ड नहीं होगी, तो वो आपका क्या टिश्यू के साथ लिंक नहीं तोड़ेगी। अगला पॉइंट देखिए, द कटिंग सरफेस ऑफ टिश्यू शुड बी फेसिंग एट द बॉटम ऑफ द मोल्ड। ठीक है, कटिंग सरफेस जिस पे हम क्या करते हैं, कटिंग करते हैं माइक्रोटोम के अंदर, ठीक है, या फिर आपका स्कैलपेल से कटिंग करते हैं, वो क्या होता है, आपका बॉटम वाला फेस होता है। तो यानी कि हम जो बॉटम वाला होता है वो क्या होता है, बिल्कुल शार्प होता है और बहुत ही क्या होता है, क्लियर होता है। ये देख लीजिए आपका, ये देखिए जो ये बॉटम वाला है, जो आप इसका बॉटम वाला फेस है, ये जो आपके बॉटम वाला फेस है आपका, जो पैराफिन वैक्स का क्या है, बॉटम वाला फेस बनेगा नीचे वाला, ये आपकी क्या है, कैसेट है, सॉरी देखिए, ये आपका इस टाइप से क्या है, आपका ब्लॉक है। तो जो ये वाला सरफेस है आपका, ये वाला सरफेस, ये क्या होगा, बिल्कुल शार्प होगा, बिल्कुल सीधा होगा। तो इसी इसी सरफेस को हमने क्या करना है, आगे काटना है। अगर हम इसको क्या करेंगे, आगे माइक्रोटोम में काटेंगे, तो हमारे सरफेस क्या होता है, मोस्टली ये वाला होता है। तो हम इसी वाले सरफेस को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। ऊपर वाला सरफेस क्या होता है, उबड़ खाबड़ बन सकता है पैराफिन वैक्स का, लेकिन नीचे वाला कैसे बनेगा, बिल्कुल सीधा, क्योंकि आपका क्या है, उसको क्या मिल रखा है, एक ब्लॉक मिल रखा है फिक्स होने के लिए, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो हमारा जो बॉटम सरफेस होता है उसको हम क्या करते हैं, कटिंग के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद देखिए आपका, इफ़ टू और मोर टिश्यू हैव टू बी कास्टेड, रिमेंबर टू कीप देम बोथ एट द सेम डेप्थ। अगर आप क्या करते हो, दो टिश्यूज हैं आपके पास, सेम प्रॉपर्टी के दो टिश्यूज हैं, यानी कि अगर आपने बायोप्सी की और दो टिश्यू आपके पास आ गए, तो आपको उनको क्या करना है, एक सेम टाइम पे कास्ट करना है और उनको सेम सेम डेप्थ पे रखना है, यानी कि जो पैराफिन वैक्स है उसके अंदर उनको सेम डेप्थ में रखना है। तो इसका भी क्या पड़ता है, वहाँ पे अफेक्ट पड़ता है। तो अगर आपके पास दो टिश्यूज हैं तो आपको उनको सेम डेप्थ पे आपको क्या करना है, सिचुएटेड करना है, दोनों को बराबर फिक्स पैराफिन वैक्स की डेप्थ में रखना है। जो बॉटम से दूरी होगी आपके पैराफिन वैक्स की जो मोटाई होगी टिश्यू के लिए, वो दोनों में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि आपका कहीं आपने क्या कर दिया, ज़्यादा बड़ा टिश्यू रख दिया। कहीं ये नहीं होना चाहिए कि अगर आपके पास दो टिश्यूज़ हैं, जैसे ये आपकी दो टिश्यूज़ हैं, ठीक है, इसमें आपने पैराफिन वैक्स की नीचे से जो लेयर है वो आपने क्या रख दी, इतनी रख दी, और इस वाले में आपने क्या किया, बहुत कम लेयर रख दी बॉटम साइड से। तो इसकी ये नहीं करना है आपने, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको क्या रखना है, सेम डेप्थ बना के रखनी है। दोनों के लिए क्या होनी चाहिए, जो ये वाली दूरी है आपकी, ये वाली दूरी है जो आपकी, ये बिल्कुल क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये डेप्थ आपकी क्या होगी, बिल्कुल सेम होनी चाहिए दोनों के लिए, अगर आप दो टिश्यूज़ का यूज़ कर रहे हो। इससे क्या होता है, जो इंटरप्रिटेशन होती है दोनों टिश्यूज़ की, वो लगभग क्या होती है, सेम आती है।
अब देखिए, द स्मॉल बायोप्सी फ्रेगमेंट हैव टू बी कास्टेड, द लार्जेस्ट पीस शुड बी फर्स्ट ब्लॉक्ड एंड आफ्टर एंड अदर पीस शुड बी एज नियर इट एज पॉसिबल। अगर आपके पास दो पीसेस हैं बायोप्सी की, तो आपको क्या करना है, पहले बड़े पीस को क्या करना है, आपको ब्लॉक में डालना है, उसके बाद छोटे वाले पीस को डालना है, और छोटे वाले पीस को ट्राई करना है कि आपको वो बड़े वाले पीस की क्या हो, नज़दीक से नज़दीक क्या हो, आप उसको उसके रख पाओ, क्योंकि आपस में तो क्या नहीं होंगे, आपके चिपकेंगे नहीं। तो उनको क्या करना है, एक दूसरे के नज़दीक क्या करना है, सिचुएटेड करना है, जिसकी वजह से क्या होगा, जब आपकी स्लाइस कटेगी तो उस टाइम पे उन दोनों का कहीं ना कहीं आपका पार्ट स्लाइस के अंदर आ जाए। तो आपका ये चीज़ भी आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास दो पीसेज है, एक बड़ा एक छोटा है, तो आपको पहले बड़े पीस को यूज़ करना है, उसके बाद छोटे पीस को यूज़ करना है, और छोटे पीस को कोशिश करनी है कि लार्जेस्ट पीस की क्या वो नज़दीक हो। ऑल फोर कॉर्नर्स ऑफ द ब्लॉक शुड बी इन वन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये आपका प्लेन पे डिपेंड है कि आपका क्या है, जो आपके चारों कॉर्नर होंगे वो क्या होने चाहिए, आपके चारों क्या होने चाहिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होने चाहिए। हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब है आपका, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है सीधी लाइन, सीधी लाइन इस टाइप से मैं आपको बता सकता हूँ, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से आपकी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, और इस टाइप से क्या होती है, इनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो इस टाइप की क्या होनी चाहिए आपका, इस टाइप से क्या होनी चाहिए, सरफेस बननी चाहिए ब्लॉक के अंदर, इस टाइप से आपकी क्या बनेंगी, सरफेस बनने चाहिए ब्लॉक के अंदर। वो जो आप उसको प्रैक्टिकली करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि वो बोलना क्या चाहते हैं, और एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी नहीं हो, वो आपको समझ में खुद आ जाएगा। अब देखिए अगला पॉइंट देखिए, द टिश्यू शुड हैव एट लीस्ट 2 mm वैक्स अराउंड इट्स एज। ठीक है, अब जैसे आपका ये टिश्यू है, यहाँ पे समझिए, ये क्या आपका टिश्यू है, तो इसके बाहर कम से कम आपका क्या होना चाहिए, 2 mm का, चारों तरफ, याद रखिए चारों तरफ, ये एज, ये एज, ये एज, और आपका ये एज, इन चारों एज के बाहर लगभग मिनिमम 2 mm का क्या होना चाहिए, वैक्स होना चाहिए, क्योंकि ये तो आपका टिश्यू है, ये आपका पैराफिन वैक्स है। तो जो ये पैराफिन वैक्स है आपका, ये क्या होना चाहिए, लगभग 2 mm तक आपका होना चाहिए, अनअदरवाइज क्या है आपका यहाँ पे क्या नहीं होगी, स्लाइस अच्छे से नहीं कटेगी। तो ये एज का आपको क्या ध्यान रखना है कि वैक्स कितना होना चाहिए आपके टिश्यू के बाहर, लगभग 2 mm तक होना ही चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, स्मीयर मिनरल और मशीन ऑयल और ऑन द इनर सरफेस ऑफ द मोल्ड फॉर फैसिलिटिंग ईजी रिमूवल ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, इसमें आप क्या करते हैं, मिनरल ऑयल और आपका मशीन ऑयल, मैकाइन ऑयल भी बोल सकते हैं इसको, जो भी आप पढ़ोगे, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आपका ये जो आपके ऑयल्स हैं, इनका आप क्या करते हैं, यूज़ करते हो फॉर द लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन में क्या होगा आपका, जो आपका ब्लॉक है, और जो आपका क्या होगा ब्लॉक होगा, ठीक है, आपकी इस सरफेस पे क्या होगा, आप इन सरफेसेस पे क्या यूज़ करोगे, आपका मिनरल ऑयल डालोगे। तो जो आपका वैक्स यहाँ पे आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे, तो ये वैक्स क्या हो जाएगा, बाद में अगर आप इसे ब्लॉक से क्या करोगे, रिमूव करोगे, तो आपका ब्लॉक होगा और आराम से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर द ल्यूब्रिकेशन और ईजी रिमूवल, उसके लिए आपको क्या करते हैं, स्मीयर मिनरल का यूज़ करते हैं। ये ऑयल होते हैं आपके, जिससे क्या हो जाता है, आपका ल्यूब्रिकेशन मिलता है, वहाँ से उनको फिसलन मिलती है, और आपको जो वैक्स होगा वो क्या हो जाएगा, टिश्यू के साथ बाहर आ जाएगा। उसके बाद देखिए, आपका वाइटेस्ट एरिया around tissue is in block denotes crystallization, which may due to moisture or due to incomplete removal of clearing agent। अब देखिए आपका क्या, अगर आपने क्या किया, ये आपका क्या था, ब्लॉक था, ये आपने क्या बनाया, वैक्स बनाया, ठीक है, इसके अंदर आपका टिश्यू है। अगर आपको कहीं इसके अंदर वाइटिश एरिया दिखता है, ये वाइटिश एरिया दिखाई दे रहा है, तो वाइटिश एरिया क्या डिनोट करेगा, वाइटिश एरिया डिनोट करेगा कि जो आपका क्या था, टिश्यू था, ठीक है, सॉरी, ये वाइटिश, जो आपका वाइटिश आपका जो ये बनेगा, ठीक है, ये दो दो जगह बन सकता है, या तो ये आपका टिश्यू के ऊपर बनेगा, या फिर आपका ये कहाँ बनेगा, वैक्स के अंदर बनेगा। अगर वैक्स के अंदर बन रहा है, दैट मीन्स आपका जो ब्लॉक था उसका क्या था, कहीं इस पॉइंट पे क्या था, मॉइस्चर था, यानी कि वाटर था। ये वाटर की वजह से क्या होता है, तो वैक्स के अंदर क्रिस्टलाइजेशन हो जाते हैं। अगर टिश्यू के अंदर है,
तो मतलब टिश्यू क्या बता रहे हैं, क्या उसके अंदर का जो क्लियरिंग एजेंट था वो क्या नहीं हुआ, और क्लियर नहीं हो पाया। किसकी वजह, किसके टाइम, जो क्लियरिंग एजेंट यानी कि जैसे आपका ज़ाइलीन हो गया, ठीक है, ज़ाइलीन हो गया आपका, ठीक है। ये ज़ाइलीन इससे क्या नहीं हुआ, आपका क्लियर नहीं हुआ। तो जिस टाइम हमने इसको क्या किया था, आपका पैराफिन वैक्स के अंदर डाला था, उस टाइम पे क्या हुआ, टिश्यू के अंदर पैराफिन वैक्स एंटर करते हैं, तो उस टाइम में ज़ाइलीन जो कम्प्लीटली बाहर नहीं आया। तो इस वजह से भी क्या था, वाइटनेस आ जाती है किसके अंदर, टिश्यू के अंदर। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इसीलिए मैंने आपको इसको एक एक करके समझाया। मोस्ट टिश्यू सेक्शन आर कट फ्रॉम द लार्जेस्ट एरिया, बट सम टिश्यू नीड्स स्पेशल मेंशन। टिश्यू ऑफ ट्यूबुलर नेचर आर कट transversely, so should be embedded vertically। देखिए आपका ट्यूबुलर टिश्यूज में क्या होता है, आपका टिश्यू ऑफ ट्यूबुलर नेचर, जैसे आपकी आंतें होती हैं, आर का कट ट्रांसफरली, सो शुड बी एम्बेडेड वर्टिकली। अब देखिए ये आपका कोई ट्यूब टाइप का टिश्यू है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका क्या है, कोई ट्यूबुलर टिश्यू है, ट्यूबुलर टिश्यू इस टाइप से, ठीक है, यानी कि टाइप की आपकी, ठीक है। इसको हमने क्या किया, ट्रांसफरली काटा, इसका टीएस काटेंगे हम, बट तो जो इसका क्या है, एक रिंग टाइप की क्या होगी आपकी टिश्यू की, क्या बनेगी, एक रिंग टाइप की बनेगी। समझ कोशिश कीजिएगा समझने की। जो आपकी क्या है टिश्यू की आपकी क्या, आपके पास क्या है, एक रिंग टाइप की बनेगी। अगर हम इसको क्या करते हैं, ट्रांसफरली काट रहे हैं, तो जो ये वाला पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, ये कुछ इस टाइप से आपको क्या होगा, दिखाई देगा, एक रिंग टाइप का दिखाई देगा। तो इसको हम क्या करते हैं, जब हम आपका प्लेस करेंगे, तो आप इसको किस टाइप से प्लेस करेंगे, जिस टाइप से आप अगर कोई किसी रिंग को नीचे रखते हो, तो उसी टाइप से आपको क्या करना है, उसको प्लेस करना है, यानी कि इस टाइप से, इस टाइप से हमें इसको प्लेस करना है वर्टिकली, ना कि हमने क्या करना है, इसको ट्रांसफरली आपने इसको क्या करना है, रखना है। तो ब्लॉक में जब ये रहेगी तो इस शेप में रहेगी, जब हम इसको क्या करते हैं ब्लॉक में रखेंगे तो इस शेप में रहेगी, ना कि इस शेप में रहेगी, यानी कि ये क्या हो गया आपका ट्रांसफर, और ये हो गया आपका वर्टिकल। तो आपको क्या होगा, इसको हमने ट्रांसफर में काटा जरूर है, लेकिन हम जब इसको क्या करेंगे, इम्बेड करेंगे, तो इसको वर्टिकल में इम्बेड करेंगे, यानी कि आपका जैसे आपकी रिंग होती है वो जब गिर जाती है, तो उसी टाइप से आपको क्या करना है, उसको रखना है। आया हो यहाँ पे समझ में आया होगा, और नहीं आया समझ में तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा दोबारा समझने का, खुद पढ़िएगा इसको। लेकिन मैंने आपको बता दें, जो ट्यूबुलर टिश्यू नेचर होते हैं, अगर आप उसको उनको क्या करते हैं, हम ट्यूबुलर आपका ट्रांसफर काटते हैं, यानी कि जो आपकी क्या होगी, एक रिंग शेप आपको रिंग शेप मिलेगा। उस रिंग शेप को आपने क्या उसी शेप में नहीं रखना है, बिल्कुल आपका उसी ये इसमें नहीं रखना है। जैसे आपने रिंग का डब्बा देखा होगा, तो रिंग का डब्बा क्या होता है, रिंग जैसे रखी रहती है वैसे नहीं रखनी है, उसको गिरा देना है। तो उस गिरे हुए फॉर्म में हमने उसको क्या इम्बेड करना है, ताकि उसकी जो लेयर हो आपस में क्या हो, कंप्रेस हो पाए। क्योंकि अगर हम उसको क्या करेंगे, ट्रांसफरबली इम्बेड कर रहे हैं, तो उसकी जो लेयर होती है वो क्या होंगी, वो आपस में मिलेंगी नहीं, क्योंकि उसके बीच में क्या है, खाली स्पेस है। वो अगर आप दबाओगे, जैसे आप क्या करो, पाइप किसी रबर का पाइप है आपके पास, और आप उसको क्या कर रहे हो, उसका गोल सर्कल बना रहे हो और उसको दबा रहे हो, तो उसकी जो लेयर्स होंगी वो दबती नहीं है। हमें उसको क्या करना पड़ेगा, आपको सरफेस पे लिटाना पड़ेगा उसको कम्प्लीटली, और तब जाके आपकी जो रिंग होगी उसके ऊपर, अगर जैसे पाइप होता है, पाइप के ऊपर अगर पाँव रखें तो क्या होता है, दब जाता है। तो उसी टाइप से उसको क्या हो जाएगा, आपकी जो ट्यूबुलर आपकी जो रिंग बनेगी उसको तक वो क्या हो जाएगी, आपकी दब जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, आपका उसको वर्टिकली इम्बेड करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने की वाली, ध्यान देने वाली है। अब देखिए आपका आगे, स्किन इज कट इन अ प्लेन एट राइट एंगल्स एट द सरफेस, सो शुड बी एम्बेडेड एट राइट एंगल्स इन द बॉटम। अब देखिए आपका स्किन जो होती है, हम स्किन का क्या करते हैं, हमेशा राइट एंगल्स पे कट लेते हैं। जैसे आपकी स्किन ये है, ये हमारी स्किन है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस टाइप से राइट एंगल पे काटते हैं, यानी कि 90 डिग्री पे, जो राइट एंगल है आपको 90 डिग्री इस पे यहाँ इस टाइप से हम काटते हैं। तो हमारा जो टिश्यू होगा वो लगभग इस शेप का आएगा, और इसी शेप में हम उसको क्या करते हैं, आपका फिर इम्बेड भी करते हैं। तो ये चीज़ आपको, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि आपको जो कभी स्किन का बायोप्सी करोगे तो उसको राइट एंगल पे क्या करते हैं, कट करते हैं।
अब देखिए आपका मसल बायोप्सी शुड बी सेक्शनड इन बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन्स। अब इसमें देखिए मसल बायोप्सी अगर आप कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, उसको लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन्स में भी काट सकते हो और आपका ट्रांसवर्स सेक्शन भी आप उसका ले सकते हो। ये चॉइस आपकी, आप ये डिपेंड करता है। ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर, देखिए ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर क्या होता है, इसमें क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फ्लूइड्स आपके भरे हुए होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जार्स होते हैं उसमें। जैसे आपका जाइलिन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, अल्कोहल हो गया, तो हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन ये खुद ब खुद प्रोसेस क्या हो जाते हैं आपके कंप्लीट होता है। और एजिनेशन प्रोसेस का फिक्स टाइम कर देते हैं कि इतने टाइम तक इसने क्या करना है, एजिनेशन करना है, यानी कि जो आपका फ्लूइड ट्रांसफर होने है उसके अंदर, या फिर कितने घंटे तक हमने उसको वहाँ पे रखना है, ये क्या होता है उसमें फिक्स होता है। और उसके बाद खुद ब खुद उसको क्या करते हैं, एक फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं आपका ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर। तो इससे क्या होता है आपका ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर में क्या होता है, जो ह्यूमन एरर होते हैं, जैसे हमने क्या किया निकाला, ध्यान नहीं दिया, तो ये जो आपका क्या होता है ह्यूमन के जो एरर्स होती हैं ये ख़त्म हो जाते हैं ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर में। इसलिए काफ़ी यूज़फुल है आज की डेट में। और साथ में क्या होता है, अगर आपके पास क्या है 10 टिश्यू हैं, तो क्या होगा, आप एक एक करके उनको क्या कर सकते हो, आराम से जल्दी जल्दी क्या कर सकते हो, बिना ज़्यादा ध्यान दिए उनको क्या कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो। देख लीजिए आपको सबसे पहले ट्रांसफरिंग द टिश्यू मैकेनिकली फ्रॉम वन रिएजेंट टू अनदर कैन बी डन बोथ डे बाय डे एंड नाइट। क्या करेगा, खुद ब खुद उसको ट्रांसफ़र कर देगा टिश्यू को, आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बस आपको एक बार फिक्स करना पड़ेगा कितना टाइम तक आप टिश्यू को क्या करना है, किसी फ्लूइड में रखना है। रिड्यूसेस प्रोसेसिंग टाइम बाय द एक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूस एजिनेशन। ठीक है, देखिए जैसे आपका क्या है, आपने 2 घंटे किसी फिक्स क्या रख दिया, आपने किसी अल्कोहल में आप डिहाइड्रेट कर रहे हो, तो डिहाइड्रेट किया आपको 2 घंटे से, हो सकता है कि आदमी क्या कर दे, थोड़ा लेट कर दे, तो जिस वजह से क्या होता है टाइम थोड़ा कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन वो फिक्स 2 घंटे के बाद उसको क्या कर देगा, अगले फ्लूइड में डाल देगा। तो ये इसका क्या है बेनिफिट है, दिस एलिमिनेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन एरर्स ऑफ लीविंग द टिश्यू फॉर लॉन्ग टाइम इन वन सॉल्यूशन ड्यू टू फॉरगेटफुलनेस। देख लीजिए आपका फॉरगेटफुलनेस की वजह से जो एरर आ जाते हैं वो आपका इसमें आपके इसके जो आपका प्रोसेसर है टिश्यू प्रोसेसर, इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर फिक्स टाइम है और वो फिक्स टाइम में क्या कर देगा, उसको एक फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड में डाल देगा। तो ये था आपका ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर। तो आज के लिए आपका आई होप काफ़ी होगा, आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आपका हिंदी में इनका लिख भी लीजिएगा साइड में, वरना आपको याद नहीं रहेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ इसके बारे में। उसके बाद आपके वेरियस पार्ट ऑफ मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे कल, कि आपकी ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर में कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनकी जो काम होते हैं वो क्या क्या होते हैं, फंक्शंस जो होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू।